चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम, जंतुओं का वर्गीकरण। जैसा कि पिछले क्लास में हम ख़त्म कर दिए थे मानव रोग, और उससे पहले सेल भी ख़त्म कर चुके हैं, जो कि देख लीजिएगा। चलते हैं आज जंतुओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का जनक कहा जाता है लिनियस को। वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। जंतुओं का यानी वर्गीकरण जिसका जो जनक कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। जीव जंतुओं को सबसे पहले हम फाइलम में रखते ही संघ को वर्ग में बांटते हैं और पुनः तीन भागों यानी तीन वर्गों में बांटते हैं। जीव जंतु को मतलब तीन वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा एक कोशिकी मतलब तीन वर्गों में बांटते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। समस्त जीव को दो समूहों में बांटते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जिसे कहते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर। एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय का शरीर मतलब एक से अधिक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव को अलग अलग फाइलम में हम बांटते हैं। चलते हैं बहुकोशिकीय जीव में। पहला जो हमारा आ गया आपको संघ प्रोटोजुआ के अंतर्गत। संघ प्रोटोजुआ के अंतर्गत जो आता है वह इस संघ में जो सभी जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका का बना होता है। पहले हम चल रहे हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में बताए थे कि एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय में यानी एक कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। संघ प्रोटोजुआ किसके अंतर्गत आता है? तो एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत। इनके शरीर में जो कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें प्रजनन तेजी से होती है। प्रोटोजुआ में संघ प्रोटोजुआ के अंतर्गत प्रजनन जो होता है वह बहुत तेजी से होता है। ये मृतोपजीवी होते हैं। संघ प्रोटोजुआ क्या चीज होते हैं? तो मृतोपजीवी भी होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ये पूछता है एसिरा बुलेरिया। सबसे जो बड़ा है एक कोशिकीय जीव वो कौन होता है? तो एसिरा बुलेरिया। ये पूछता है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? एसिरा बुलेरिया। और हरा प्रोटोजुआ जो है कौन है? पैरामीशियम। ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा हरा प्रोटोजुआ है। चार ऑप्शन दे देगा। तो हरा प्रोटोजुआ कौन हो जाएगा आपको? पैरामीशियम। भोजन यानी यह जो भोजन जो सीलिया के द्वारा ग्रहण करता है। पैरामीशियम जो है भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो सीलिया के द्वारा। सीलिया के द्वारा पैरामीशियम जो भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो सीलिया। पैरामीशियम किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो सीलिया के द्वारा। अमीबा अपना भोजन जो करता है कूटपात विधि के द्वारा। अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपात विधि के द्वारा। और सबसे छोटा जो कोशिका है कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। ये पूछता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और आपका सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो एसिरा बुलेरिया। सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव कौन है? एसिरा बुलेरिया। जबकि सबसे बड़ा यानी सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा का। और सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का। अगला चलते हैं। युग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो दिन में यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। युग्लिना जो होता है वह दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है। अमीबा किसके भी कौन से विधि के द्वारा भोजन का निर्माण करता है? तो कूटपात विधि के द्वारा। कूटपात विधि के द्वारा अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है कूटपात के विधि के द्वारा। पैरामीशियम यानी पैरामीशियम किस कौन से विधि के द्वारा यानी भोजन ग्रहण करता है? तो सीलिया के द्वारा। पैरामीशियम किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो सीलिया के द्वारा। अमीबा कूटपात विधि के द्वारा। युग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो दिन में यह प्रकाश संश्लेषण करता है। ये पूछता है युग्लिना जो है ना पैरामीशियम यानी युग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण करता है एवं रात में एक छोटे छोटे जीवों को जो है खा जाता है। कौन? युग्लिना। यह जो है ना रात में छोटे छोटे जीवों को खा जाता है युग्लिना। ये पूछता है कि दिन में प्रकाश संश्लेषण इनमें से कौन मतलब करता है? चार को ऑप्शन दे देगा। तो ये हो जाएगा युग्लिना। और ये रात में जो छोटे छोटे जीवों को यह खा जाता है। कौन? तो युग्लिना। युग्लिना जीव जंतुओं एवं पादपों का जो है दोनों का गुण होता है। जंतुओं एवं पादपों का कड़ी किसे कहा जाता है? तो युग्लिना को। ये पूछता है जंतु एवं पादपों का कड़ी किसे कहा जाता है? युग्लिना को। जंतुओं एवं पादपों का कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा युग्लिना को। अगला हम चलते हैं संघ पेरिफेरा। संघ पेरिफेरा में हम उसमें चला था संघ पहले। इससे पहले हम किस में चले थे? तो संघ प्रोटोजुआ में। इसमें चलते हैं संघ पेरिफेरा में। एक कोशिका जो है कोशिकाएं अधिक होती है।
संघ पेरिफेरा में कोशिकाएं अधिक होती है, अर्थात यह बहुकोशिकीय होता है। यह संघ पेरिफेरा कौन सा होता है जीव? बहुकोशिकीय जीव होता है। किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती है। पूछेगा कि कौन सी कोशिकाएं आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती है, तो संघ पेरिफेरा जो होता है, संघ के अंतर्गत जो आता है, पेरिफेरा संघ के अंतर्गत जो आता है, वह कोशिकाएं जो है आपस में जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती है। इन जीवों के शरीर में असंख्यक छिद्र होता है, बहुत ज़्यादा, यानी इसमें छिद्र पाया जाता है। कौन सा संघ के? तो पेरिफेरा संघ के अंतर्गत जो आता है उसमें बहुत असंख्यक छिद्र पाया जाता है। जैसे कि इसमें आ गया अस्पंज। अस्पंज कौन से संघ के अंतर्गत आता है? तो पेरिफेरा संघ के अंतर्गत। क्या चीज़? अस्पंज। अगला हमारा आ गया संघ सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, इस संघ में पहली बार उत्तकों का निर्माण देखा गया। उत्तकों का निर्माण किस में होता है? तो सिलेंट्रेटा में उत्तकों का निर्माण होता है। जबकि कोशिकाओं में असंख्यक छिद्र किस में पाया जाता है? तो भी हम जैसे बताए थे, किस में पाया जाता है? तो पेरिफेरा में। और उत्तकों का निर्माण, पहली बार उत्तकों का निर्माण किस में होता है? तो सिलेंट्रेटा में। इस जीवों के मुंह से जो धागेनुमा रचना निकलती है। सिलेंट्रेटा जो संघ के अंतर्गत जो आता है उसमें धागेनुमा रचना निकलती है। कौन सा संघ में? तो सिलेंट्रेटा संघ वाले अंतर्गत जो भोजन पकड़ने का काम करता है। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जो धागेनुमा रचना पाई जाती है उसका काम क्या चीज़ होता है? तो भोजन पकड़ने का काम करता है। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल के थ्रू हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, जेलीफिश मछली है, मूंगा हो गया, मूंगा परवाल कोशिकाएं आदि, मूंगा को कहा जाता है परवाल कोशिकाएं। जैसे जेलीफिश, जेलीफिश जेलीफिश ये हो गया, हाइड्रा ये हो गया, उल्टा पुल्टा निकाल मतलब जेलीफिश आपका हो गया ये, और हाइड्रा ये हो जाएगा। इसमें ये किसके अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। स्पंज किसके अंतर्गत आता है? तो पेरिफेरा के अंतर्गत। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जिसमें धागनुमा संरचना पाई जाती है, क्योंकि उसी से वो भोजन का मतलब भोजन को पकड़ कर खा जाता है। किसके? धागनुमा संरचना। कौन कौन के अंतर्गत आते हैं? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। अगला हम चलते हैं संघ प्लेटेहेल्मिन्थीज। क्रीमी है यह, क्या चीज़ है? प्लेटेहेल्मिन्थीज क्या चीज़ है? क्रीमी है। इस संघ के जीव का शरीर जो होता है वह चपटा होता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज जो संघ के अंतर्गत आते हैं उसका शरीर जो होता है चपटा होता है। फीता की जननांग एक ही होते हैं। इसमें जो पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज में जो पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है, इसमें अति उच्च प्रजनन देखा जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज जो होता है क्रीमी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रजनन होता है। इसमें जैसे लीवर फिक्यूज, फीता कृमि आप लोग जानते होंगे, जिसे टेप स्पर्म कहते हैं, टेप बम। टेप वर्म में क्या चीज़ होता है कि ये किस कृमि के अंतर्गत आ जाते हैं? तो प्लेटेहेल्मिन्थीज के अंतर्गत। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत ये क्या चीज़ है? तो क्रीमी है। अगला हमारा आ जाता है संघ एस्केल्मेंथीज, जिसे कहते हैं, यानी संघ एस्केल्मेंथीज, ये भी क्या चीज़ है? क्रीमी है। इस एस्केल्मेंथीज जो अथवा उसका जो आकार होता है वह बेलनाकार होता है, जिसे कहते हैं अखंडित होता है। बेलनाकार अखंडित आकार होता है। ये जीव एक लिंगी होता है। यह इसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है, इसमें एस्केल्मेंथीज में। जैसे कि आगे आपका गोल कृमि, सूत्र सूत्र जिसे कहते हैं धागा कृमि, थ्रेडवर्म, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? एस्केल्मेंथीज के अंतर्गत। अगला हमारा फाइलेरिया बीमारी में जो होता है वो कौन सा गोल कृमि के कारण? फाइलेरिया बीमारी जो होता है बुचेरिया गोल कृमि के कारण होता है। किसके कारण? तो बुचेरिया नामक गोल कृमि पाया जाता है, जो कि फाइलेरिया नामक रोग में यानी इसके कारण होता है गोल कृमि, बुचेरिया नामक गोल कृमि, फाइलेरिया नामक रोग। अगला हमारा आ जाता है एनिलिडा। एनिलिडा में, एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो उसका शरीर होता है एनिलिडा में लंबा, पतला और खंडित होता है। एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो आते हैं उसका जो शरीर होता है वह लंबा, पतला और खंडित होता है। इसमें जो परिचालन करता है वह किसके द्वारा करता है? तो सीटी। परिचालन करने कहने का मतलब है कि जो एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो जो आते हैं वह किसके अंतर्गत चलते हैं? तो सीटी के अंतर्गत ही चलते हैं, यानी सीटी से चलते हैं। इसका जो लाल यानी रक्त जो होता है लाल होता है,
किंतु श्वसन जो होता है वह त्वचा यानी श्वसन जो करता है वह त्वचा के द्वारा करता है। एनिलिडा संघ में जो आते हैं वह श्वसन किसके द्वारा करता है तो त्वचा के द्वारा करता है। इनका शरीर दो पार्श्व समभेदी होता है यानी लेटरल होता है। एनिलिडा के अंतर्गत जो आते हैं उसका शरीर कैसा होता है तो लेटरल होता है। जैसे कि हमारा हो गया नेरिस, जोक, केचुआ के जोक केचुआ वगैरह सांस किससे लेते हैं तो ये सब त्वचा से लेते हैं। सांस जो होता है श्वसन किससे लेते हैं तो यानी त्वचा से लेते हैं। ये परिचालन किसके करते हैं तो सीटी से करते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाता है एनिलिडा के अंतर्गत। नेरिस, जोक, केचुआ ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं तो एनिलिडा के अंतर्गत। एनिलिडा उसे कहा जाता है जो मतलब परिचालन सीटी के द्वारा करता है और सांस त्वचा से लेता है। जैसे जोक हो गया, केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, ये सब किसके द्वारा त्वचा के द्वारा सांस लेता है। और परिचालन किससे करता है तो सीटी से करता है। अगला हम चलते हैं, आगे चलते हैं। केचुआ के प्रत्येक शारीरिक को खंड या विखंड कहते हैं। केचुआ जिसे आप लोग देखेंगे खेतों वगैरह में, केचुआ के जो मतलब संरचना जिस मतलब जो शारीरिक खंड होता है ना उसी को कहा जाता है। मतलब शारीरिक जो खंड होता है उसी को खंड या फिर विखंड यानी खंड खंड की तरह मतलब उसमें बटा हुआ रहता है केचुआ में। केचुआ में कितना हृदय पाया जाता है? केचुआ में 8 हृदय पाया जाता है। केचुआ में हृदय की संख्या पूछेगा आपसे कितना पाया जाता है तो 8 पाया जाता है। ये पूछता है कि केचुआ में हृदय की संख्या कितना पाया जाता है तो 8 पाया जाता है। केचुआ पर जो है नमक डालने पर प्रासरणी प्रघात के कारण उसके जो है मर जाती है। केचुआ पर अगर जो हम नमक डालते हैं तो उसे कौन सा किसके कारण मर जाता है तो प्रासरणीय प्रघात के कारण वह मर जाता है। कौन तो केचुआ। केचुआ पर नमक डालने से कौन किसके कारण मर जाता है तो प्रासरणीय प्रघात के कारण वह मर जाता है। कौन तो केचुआ। केचुआ पर नमक डालने से किसके कारण मर जाता है तो प्रासरणीय प्रघात के कारण वह मर जाता है। जोक जो होता है वह रक्त हारी यानी रक्त पीकर रक्त पीता है। जोक जो होता है आपको आप देखेंगे खेतों में जोक लटक जाता है तो जो रक्त पीकर ही मतलब वह रक्त पीता है। जोक क्या चीज़ रक्त पीता है। उस पर जोक पर अगर जो आप नमक डाल दीजिएगा तो वह यानी जोक भी मर जाएगा। किसके कारण तो प्रासरणीय प्रघात के कारण। इस प्रकार से जैसे केचुआ पाया जाता है। इसी भाग को जो है ना कहा जाता था सीटी। सीटी जो चलता है ना सीटी कहा जाता है। और ये जो आपका संरचना ये जो पाया गया है ये संरचना जो पाया जाता है इसी को कहा जाता है खंड या फिर विखंड। अगला हमारा आ गया आर्थ्रोपोडा। यह सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है तो आर्थ्रोपोडा। कीटों का संघ होता है। यह कीटों का संघ भी कहा जाता है। कीटों का क्योंकि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कीट बहुत ज़्यादा इसमें कीट मच्छी वगैरह पाए जाते हैं। इसमें लगभग 8 से 10 लाख कीट आते हैं। किसके अंतर्गत तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत लगभग 8 से 10 लाख कीट आते हैं। अतः यह सबसे बड़ा फाइलम यानी सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आर्थ्रोपोडा। आपसे पूछेगा कि संघों में से सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आर्थ्रोपोडा संघ। इनका जो पैर होता है आपस में संधिनुमा पाया जाता है। पैर संधिनुमा कहने का मतलब जोड़े के रूप में पाया जाएगा मतलब संधि बनाकर। इसका जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सिर हो गया, वक्ष हो गया, उदर। सिर हो गया, वक्ष, उदर। उदर कहने का मतलब जैसे कि मनुष्य में हो जाता है पेट, उसी तरह से उसे मतलब आर्थ्रोपोडा संघ में जो आते हैं कीट वगैरह में उसमें भी उदर पाया जाता होगा, उदर पाया जाता है। इसमें बाहरी कंकाल जो बना होता है वह कार्टिन का बना होता है। कार्टिन इसका जो बाहरी भाग किसका बना होता है तो कार्टिन का बना होता है। कार्टिन इसमें जो है ना 8 पैर पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो कीट वगैरह आते हैं कीट में कितना पैर पाए जाते हैं तो 8 पैर। और कितना पंख पाया जाता है तो 4 पंख पाया जाता है। कीट में कितना कितना पंख पाया जाता है तो 4 पंख। और पैर कितना पाया जाता है तो 8 पैर। मच्छर गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है। देखो मच्छर जो है अब बाद में जो कि गति के लिए 6 पैरों का इस्तेमाल करता है। मच्छर आप सभी लोग देखेंगे जिसमें कि 6 पैरों का इस्तेमाल वो करता है। जो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा आ जाता है बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक वगैरह जितना भी कीट वगैरह होता है वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है तो संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करता है। कौन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो आता है जो कि श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करता है तो वो क्या चीज हो जाएगा चींटी। जबकि दीमक जो है निर्वाह
कॉलोनी यानी जैसे दिमाग आप लोग देखोगे कि गाँव और में जो दिमाग जो निकलता है बहुत ज़्यादा निकलता है, उस यानी कॉलोनी उसका भी एक कॉलोनी की तरह यानी वो बाहर की ओर निकलता है। कौन? तो दिमाग, जिसे कहते हैं दिमाग। तेलचट्टा में 13 चैम्बर पाया जाता है। तेलचट्टा में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 13 चैम्बर। तेलचट्टा में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 13 चैम्बर। तेलचट्टा में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 13 चैम्बर। तेलचट्टा में ये पूछता है कि तेलचट्टा में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 13 चैम्बर पाया जाता है। किसमें? तो तेलचट्टा में। अगला हमारा जो संघ आ जाता है मोलस्का संघ। इस संघ के जीव का जो बाहरी कवच होता है वो बहुत कठोर होता है, जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस यानी मोलस्का संघ में जो जीव आते हैं उसका जो बाहरी जो मतलब कवच होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का संघ के अंतर्गत जो जीव मतलब जो भी आते हैं उसका जो बाहरी किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका शरीर का सभी अंग इसके कवच का अंदर सुरक्षित प्रदान करता है। इसके इसके जो जितना भी शरीर के अंग जो कवच का निर्माण कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। मोलस्का के अंतर्गत जो भी आते हैं उसका जो शरीर के अंग होता है वह कवच के अंदर जो है सुरक्षित रहता है। इसमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा। मोलस्का संघ के अंतर्गत जो आते हैं उसमें श्वसन तथा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो गिल्स के द्वारा। गिल्स कोलोन या फेफड़ा उसी को कहा गिल्स। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? तो यही मोलस्का संघ। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा यानी संघ कौन सा है? तो मोलस्का संघ। कौन सा हो जाता है आपका? तो मोलस्का संघ। मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो घोंघा हो गया, सीपी हो गया, शंख हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ये सब जो है ना किसके अंतर्गत आ जाता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत। क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ पाया जाता है। कौन? मोलस्का। घोंघा, सीपी, शंख, ऑक्टोपस ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत। ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव कहते हैं। ऑक्टोपस को क्या चीज़ कहते हैं? तो डेविला फिश या फिश दानव। ऑक्टोपस कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र वगैरह में ऑक्टोपस पाया जाता है। सीपी जो है ना इन इनकॉगलैंड के द्वारा शत्रु से सुरक्षित रहती है। कौन? सीपी। सीपी देखेंगे सीपी के ऊपरी जो कवच होता है उसी को कहा जाता है इनका ग्लैंड। इनका ग्लैंड। सीपी की जो बाहरी होता है वो किसका? इनका ग्लैंड उसी को कहा जाता है। इकाइनो का डेटा। अगला जो हमारा आ जाता है इकाइनो का डेटा। जीव यानी जल में रहते हैं। इकाइनो का डेटा उसे कहा जाता है जो जीव जल में रहते हैं उसी को कहा जाता है इकाइनो का डेटा या कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इकाइनो का डेटा में कौन सा संरचना? कांटेनुमा संरचना। इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इकाइनो का डेटा में जो है जल संवहन जो तंत्र पाया जाता है। यह रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होती है। इसका जो है ना इकाइनो का डेटा के अंतर्गत जो आते हैं उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है वह अल्प विकसित होता है। और यह यानी जलीय जीव होता है। जैसे स्टारफिश एक क्या चीज़ है? तो स्टारफिश एक मछली है जो कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है। इकाइनो का डेटा के अंतर्गत मात्र एक आ जाता है स्टार फिश। इकाइनो का डेटा के अंतर्गत स्टार फिश यात्रा। ये आप याद रखिएगा, ये पूछता है इकाइनो का इनमें से कौन सा इकाइनो का डेटा के अंतर्गत आता है? तो स्टार फिश। आगे हम अगला मोलस्का के अंतर्गत चलते हैं। अगला हमारा आ गया कॉर्डेटा। इस संघ के जीव में जो पृष्ठ रज्जु नोटोचोज पाया जाता है। मतलब नोटो जो पृष्ठ रज्जु पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत। इसमें कशेरुकी दंड रीढ़ का रूप ले लेता है। रीढ़ कशेरुकी दंड कहने का मतलब है कि इसमें जो है ना रीढ़ का रूप ले लेगा। कॉर्डेटा संघ के जीवों में जो है ना पूंछ पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें क्या चीज़ पाया जाएगा? तो पूंछ पाया जाता है। इसमें पाचन श्वसन इत्यादि पूर्ण विकसित होती है। कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत पाचन श्वसन क्रिया जो है पूर्ण होती है। किसके अंतर्गत? तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत जो आते हैं उसमें पाचन श्वसन जो होता है ना पूर्ण विकसित हो रहता है। कॉर्डेटा संघ को कई भागों में बांटा गया। पहला आ गया हमारा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग उसे कहा जाता है कि जैसे मत्स्य से ही पता चल रहा है कि मछली पालन मतलब कि मत्स्य इसका शरीर जो होता है असमतापी होता है। इसका असमतापी कहने का मतलब है कि उसका जो शरीर का जो
टेम्परेचर होता है वह नियत नहीं रहता है। कौन किसका? तो मत्स्य वर्ग का, अर्थात इसके शरीर का टेम्परेचर नियत नहीं रहता है। इसमें 2 चैम्बर यानी पाया जाता है। इसमें 2 चैम्बर कहने का मतलब है हार्ट, इसमें 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है किसमें? मत्स्य वर्ग में। इसमें श्वसन जो लेता है मत्स्य मछली किससे लेता है? तो गल्फा, जिसे कहते हैं गिल्स, गल्फा गिल। जैसे कि आपका हो गया शार्क वगैरह, शार्क मछली जो होता है वह किससे लेता है? गल्फा गिल से लेता है। असत्य मछली, इनमें से कौन कौन सा है मछली? स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, जेली फिश हो गया, क्रेजी फिश हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया, ये सब जो है मछली का रूप है। यानी रोजगार फिश है। डॉग फिश मछली है। डॉग फिश क्या चीज़ है? मछली है। रोजर फिश वगैरह ये सब मछली नहीं है। असत्य फिश कहने का मतलब मछली सत्य नहीं है। डॉग फिश ये मछली है। ये पूछेगा कि डॉग फिश इनमें से कौन सा मछली है, तो उसमें से डेढ़ का फंसाने में मतलब डॉग फिश मछली हो जाएगा। उभयचर, उभयचर के अंतर्गत वैसे आते हैं जो स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं, उसी को कहा जाता है एम्फीबियन। ये इसका इंग्लिश वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, एम्फीबियन या फिर उभयचर, जो स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं, वो क्या चीज़? उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसका भी जो शरीर का टेम्परेचर होता है असमतापी कहने का, असमतापी होता है। इसका जो शरीर का टेम्परेचर नियत नहीं रहता है, यानी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। कौन से? एम्फीबियन, जिसे कहते हैं उभयचर। इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। एम्फीबियन में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 3 चैम्बर पाया जाता है। इसमें जो एम्फीबियन में जो श्वसन की क्रिया किससे होती है? श्वसन की क्रिया जो होती है, रेस्पायरेशन, वह किससे होती है? तो गिल्स हो गया, त्वचा हो गया, फेफड़ा, तीनों से होती है। किसमें? तो उभयचर में, एम्फीबियन जिसे कहते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स, त्वचा, फेफड़ा तीनों से होती है। जैसे मेढक, मेढक जो है तीनों से लेता है। जैसे कि जब वह बच्चा में रहता है तो वह गिल्स से लेता है, उसके बाद फिर अडल्ट में जब हो जाता है मेढक तो वह त्वचा से लेता है, त्वचा से सांस लेता है। मेढक में निषेचन की क्रिया होती है वायु निषेचन। मेढक में जो निषेचन की क्रिया होती है वह वायु निषेचन होती है। पौधों में निषेचन अंडाशय से होता है। पौधों में जो निषेचन होता है वह किससे होता है? अंडाशय से होता है। मानव निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव निषेचन, फैलोपियन ट्यूब, ये सब पूछता है। सरीसृप, रेप्टाइल जिसे कहते हैं। रेप्टाइल, रेप्टाइल कहने का मतलब कि जो रेंग कर चलने वाला होता है उसी को कहा जाता है रेप्टाइल। जो रेंग कर चलने वाला रहता होता है उसी को कहा जाता है रेप्टाइल वर्ग। रेप्टाइल वर्ग जो के अंतर्गत जो जो आते हैं उसका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह नियत नहीं रहता है। किसके अंतर्गत? रेप्टाइल जिसे कहते हैं सरीसृप। रेप्टाइल सरीसृप, इसका जो हृदय होता है कितना होता है? 3 चैम्बर का होता है। सरीसृप वर्ग के, रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत जो जिसका हृदय होता है किसका चैम्बर? 3 चैम्बर में होता है। रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत जैसे आ गया हमारा सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर, जो कि मतलब रेंग कर चलने वाला होता है उसी को कहा जाता है रेप्टाइल। सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, डायनासोर, ये सब रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने 3 चैम्बर पाया जाता है। रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत में जो आते हैं उसमें कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 3 चैम्बर पाया जाता है। अब बाद में हमारा आ गया मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 चैम्बर पाया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 4 चैम्बर पाया जाता है। इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है वो किससे होती है? तो फेफड़ा द्वारा होती है। मगरमच्छ और घड़ियाल, इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है किससे होती है? तो फेफड़ा के द्वारा होती है। इसमें कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 4 चैम्बर पाया जाता है। मगरमच्छ और घड़ियाल में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 4 चैम्बर पाया जाता है। चलिए बताएं, मगरमच्छ प्लस घड़ियाल में कितना चैम्बर पाया जाता है? तो 4 चैम्बर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जहरीली सांप कौन सा होता है? तो हाइड्रोफिश। ये पूछता है आपको कि सबसे जहरीली सांप कौन होता है? तो हाइड्रोफिश। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक दे देगा हाइड्रोफिश। तो सबसे जहरीली सांप कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोफिश हो जाएगा। और सबसे जहरीली स्थलीय सांप कौन सा जो स्थल पर रहता है? वो रसल वाइफस। रसल वाइफस सबसे जहरीली स्थलीय सांप, रसल वाइफस। स्थलीय ये जो पाया जाता है रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। रसल जो वाइफस पाया जाता है यह
कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी, जहाँ रेगिस्तान होता है, बालू वगैरह, वो वहाँ सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे जहरीली सांप रसल वाइपर्स। और सबसे जहरीली जो छिपकली होती है कौन होता है? कोमोडो ड्रैगन। सबसे जहरीली छिपकली कोमोडो ड्रैगन। यह जंगलों वगैरह में पाया जाता है, जो कि ये किसी को भी शिकार कर लेता है। यानी जंगल में जैसे रहता है जो जो उसी को शिकार कर लेता है। कौन? तो कोमोडो ड्रैगन। सबसे जहरीली छिपकली कौन सा है? तो कोमोडो ड्रैगन। वर्तमान सबसे बड़ा सरीसृप कहने का मतलब है कि जो रेंगने वाला रहता है। सबसे अधिक सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो आता है वह सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा आता है? तो कोमोडो ड्रैगन। यह सबसे जहरीली भी है और सबसे बड़ा सरीसृप के अंतर्गत आता है। रेंगने वाला कहने का मतलब सबसे बड़ा मतलब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो कोमोडो ड्रैगन। सांप का जहर दो प्रकार का होता है। सांप का जहर दो प्रकार से हमारे शरीर में फैलता है। सांप का जहर जो होता है दो प्रकार से हमारे शरीर में फैलता है। पहला हो गया हेमोटॉक्सिक, दूसरा हो गया न्यूरोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक कहने का मतलब है यह खून में, न्यूरोटॉक्सिक कहने का मतलब है न्यूरो से ही पता चल रहा है कि मस्तिष्क, जिसे कहते हैं तंत्र का तंत्र। यानी हेमोटॉक्सिक जो खून को थक्का बना देता है। जो सांप का जहर होता है दो तरीके से हमारे शरीर में फैलता है। पहला हेमोटॉक्सिस, दूसरा न्यूरोटॉक्सिस। हेमोटॉक्सिस जो आता है वह खून को थक्का बनाने का काम करता है, बना देता है। और दूसरा जो आता है न्यूरोटॉक्सिस जो होता है यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। न्यूरोटॉक्सिस जो होता है तंत्रिका तंत्र को यह तुरंत में बंद कर देता है। यह अधिक खतरनाक कौन होता है? तो न्यूरोटॉक्सिस। न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र को अगर जो बंद कर देगा तो पूरा शरीर में जो होता है सूचना नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए ब्रेन तुरंत में काम करना बंद कर देता है और वहीं पर डेड हो जाता है व्यक्ति की। आगे हमारा आ गया एवी, जिसे कहते हैं पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग उसे मतलब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आ गया हमारा शुतुरमुर्ग एवं जो पक्षी में आ जाते हैं। इसका जो मुख्य लक्षण होता है पंखों की उपस्थिति तथा हवा में उड़ने की क्षमता। पक्षी वर्ग, इसमें चोंच भी पाया जाता है। चोंच कहने का मतलब पक्षी वर्ग का जो चोंच होता है, पक्षियों में चोंच पाया जाता है। इसके कंकाल जो होता है खोखली। पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो जो आते हैं उसका जो कंकाल होता है वह कैसा होता है? कंकाल कहने का मतलब है कि उसका जो हड्डी होता है वह कैसा होता है? तो खोखला होता है और वायुकोश युक्त होता है। मतलब कि उसमें वायु जो है ना, यानी वायुकोश युक्त होता है। इसका जो हृदय होता है कितना? 4 चैम्बर होता है। जो एवी पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो जो आते हैं उसका जो हृदय होता है 4 चैम्बर होता है। उसका जो हड्डी होता है वह कैसा होता है? खोखला होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वह समतापी होता है। समतापी कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर नियत होता है। पक्षी वर्ग के अंतर्गत का जो आते हैं टेम्परेचर उसका नियत रहता है, उसे कहते हैं होम्योथर्मस। इसमें एक ही अंडा से होता है कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत जो जो आते हैं एवीज में आते हैं वो उसका एक ही अंडाशय होता है। इसका पंख, पक्षी वर्ग में जो जो आते हैं उसका जो पंख पर क्या चीज लगाता है? मोम। पंख पर क्या चीज लगाता है? मोम। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को कहा जाता है एमू। शुतुरमुर्ग का ही दूसरा नाम है क्या चीज है? एमू। उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को ही कहा जाता है एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। आप सभी लोग जानते होंगे सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड, जिसे कहा जाता है गुंजन पक्षी। गाँव वगैरह में देखे होंगे गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है। कौन? तो गुंजन पक्षी। उड़ता यानी उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। जो उल्टा यानी उड़ता है, कौन? तो हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी। ये सबसे छोटा भी होता है और उल्टा भी उड़ने का काम करते हैं। कौन? तो गुंजन पक्षी। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा था? स्विफ्ट, जिसे कहते हैं अबाबिल। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो स्विफ्ट, अबाबिल। अबाबिल का इंग्लिश वर्ड है ये स्विफ्ट। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो स्विफ्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं अबाबिल। जलीय पक्षी कौन सा होता है? पेंगुइन। पेंगुइन आप सभी लोग देखे होंगे, पेंगुइन जलीय पक्षी पेंगुइन। अगला हमारा आ गया मैमल्स, स्तनधारी। इसका सर्वप्रथम लक्षण है कि स्तनधारी कहने का मतलब है कि दूध उत्पन्न करेगा। मैमल्स के अंतर्गत, स्तनधारी के अंतर्गत इसमें स्तन धारण करने की क्षमता रखेगा, जिसमें बच्चे पोषण प्राप्त करेगा। इसमें 2 जोड़ी पैर चलने, 2 जोड़ी पैर रहेगा
ब्रिज पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने, उड़ने के अनुकूल होते हैं। ये कौन? तुम मैमल्स। कौन सा वर्ग? तुम मैमल्स वर्ग। मैमल्स वर्ग। इसके त्वचा पर होता है। मैमल्स वर्ग के अंतर्गत जो जो आते हैं, इसके जो त्वचा पर होता है वह क्या चीज़ होता है? मोम होता है। इसके बाह्य कर्ण जो होता है पल्लव पाए जाते हैं। इसके बाह्य कर्ण जो होता है वह बाह्य कर्ण, कर्ण कहने का मतलब है कान, पल्लव पाए जाते हैं। इसका हृदय जो होता है ना, मैमल्स वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं उसका हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। 4 प्रकोष्ठ का होता है इसका हृदय। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम जो कि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। डायफ्राम, डायफ्राम मानव में जो होता है डायफ्राम इस तरह से, यानी शरीर में पाया जाता है डायफ्राम, जो कि आगे भी कुछ पढ़ेंगे। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देती है। यानी कुछ मैमल्स को छोड़कर यानी सभी जो स्तनधारी होते हैं वो बच्चे को जन्म देती है। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, एगो आ जाता है यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। प्रोटोथेरिया के अंतर्गत ये अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं। किसके अंतर्गत? तो प्रोटोथेरिया के अंतर्गत। प्रोटोथेरिया उसे यानी प्रोटोथेरिया के अंतर्गत जो आते हैं ये सबसे पहले अंडे देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाती है। किसके? प्रोटोथेरिया के अंतर्गत जो आते हैं। प्लेटिपस, इसके अंतर्गत हमारा आ गया प्लेटिपस। प्रोटोथेरिया के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? प्लेटिपस। प्लेटिपस जो होता है पहले अंडे देते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को दूध पिलाता है, प्लेटिपस। अगला हमारा आ गया मेटाथेरिया। ये अर्धपरिपक्व बच्चे देते हैं। अर्धपरिपक्व कहने का मतलब ये विकसित यानी पूरी तरह से विकसित बच्चे उत्पन्न नहीं करते। कौन? मेटाथेरिया के अंतर्गत जो जो आते हैं वो अर्धपरिपक्व बच्चे देते हैं। इसी के अंतर्गत जो आ गया हमारा मार्सुपियन थैली में ये अपने बच्चे को बड़ा करती है। कौन? मेटाथेरिया जो होता है ना, कौन सा थैली में अपने बच्चों को बड़ा करती है? तो मार्सुपियन थैली। मेटाथेरिया के अंतर्गत जो मतलब आते हैं वह अपने बच्चों को कहाँ मतलब बड़ा करती है? तो मार्सुपियन थैली में। जैसे कंगारू हो गया, माइक्रोपस हो गया। कंगारू वगैरह को देखे होंगे कि वो अपने बच्चे को जो है ना एक थैली में रखते हैं, जो कि पूरी तरह से उसका बच्चे विकसित नहीं रहते हैं, जो कि एक थैली में रखकर वो विकसित करते हैं। कौन? तो कंगारू एवं माइक्रोपस। अगला हमारा आ गया यूथेरिया। यूथेरिया कहने का मतलब है यू कहने का मतलब है तुम लोग कहने का मतलब है कि मानव, गाय वगैरह जो भी ये परिपक्व बच्चे को जन्म देती है। परिपक्व बच्चे को जन्म देती है। कौन? यूथेरिया। यूथेरिया के अंतर्गत आ जाता है गाय, मानव, डॉल्फिन, व्हेल, दरियाई घोड़ा, जिराफ आदि। यूथेरिया के अंतर्गत आ जाते हैं इसमें जो परिपक्व बच्चे को जन्म देती है। कौन? तो यूथेरिया। यूथेरिया जो है परिपक्व बच्चे को जन्म देती है। यूथेरिया मतलब मानव वगैरह, इसी में आ गया गाय, गाय भैंस जितना भी। अगला हम चलते हैं। पादप और जंतु के कड़ी को क्या चीज कहते हैं? युग्लिना। ये पूछता है कि पादप और जंतु के जो बीच के कड़ी उसको क्या चीज कहा जाता है? तो युग्लिना कहा जाता है। पक्षी और सरीसृप के बीच के कड़ी को आर्कियोप्लेट्रिक्स। पक्षी और सरीसृप, पक्षी और सरीसृप रेंगने वाला आर्कियोप्लेट्रिक्स। पक्षी और सरीसृप के बीच के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो आर्कियोप्लेट्रिक्स। कवक और शैवाल के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो लाइकेन। कवक और शैवाल के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो लाइकेन। ये पूछता है कि कवक और शैवाल का जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। सजीवों और निर्जीव के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो वायरस। सजीव और निर्जीव के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो वायरस। सजीव और निर्जीव के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो वायरस। जीवाणु और शैवाल के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल। जीवाणु और शैवाल के जो बीच की कड़ी होता है उसको क्या चीज कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। जीवाणु और शैवाल, शैवाल से शैवाल आ गया। इस तरह से आप ऑप्शन में देख के मार सकते हैं। अनिलिडा और मोलस्का के जो कड़ी होता है इसको क्या चीज कहा जाता है? तो नियोप्लिना। अनिलिडा और मोलस्का के जो कड़ी होता है इसको क्या चीज कहा जाता है? तो नियोप्लिना कहा जाता है। अनिलिडा और मोलस्का के जो कड़ी होता है इसको क्या चीज कहा जाता है? तो नियोप्लिना। अनिलिडा और मोलस्का की कड़ी को नियोप्लिना। स्तनधारी और सरीसृप को प्रोटोथेरिया। स्तनधारी और सरीसृप को प्रोटोथेरिया। स्तनधारी और सरीसृप को प्रोटोथेरिया। स्तनधारी और सरीसृप के बीच के जो कड़ी होता है इसको क्या चीज कहा जाता है?
तो प्रोटोथेरिया कहा जाता है। स्तनधारी और सरीसृप के बीच के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो प्रोटोथेरिया कहा जाता है। स्तनधारी और सरीसृप के बीच के क्या चीज़ कहा जाता है? प्रोटोथेरिया। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, एक बार फिर दोबारा दोहरा लेते हैं। पादप और जंतु की जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? युगलिना। पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो युगलिना। ये पूछता है आपको, पादप और जंतु के बीच की कड़ी को युगलिना। पक्षी और सरीसृप को आर्कियोप्लेट्रिक। कवक और शैवाल के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो लाइकेन। सजीव और निर्जीव के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? तो वायरस। जीवाणु और शैवाल के बीच के जो कड़ी होता है उसको क्या चीज़ कहा जाता है? नीलहरित शैवाल। अनिलीडा और मोलस्का के जो बीच के कड़ी को क्या चीज़ कहा जाता है? तो नियोप्लीना। स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी को प्रोटोथेरिया। स्तनधारी और सरीसृप के बीच के कड़ी को प्रोटोथेरिया। स्तनधारी और सरीसृप की जो है बीच की कड़ी को क्या चीज़ कहा जाता है? तो प्रोटोथेरिया। चलिए, एनिमल जो किंगडम था हमारा मात्र एक वीडियो में समाप्त हो गया, जो कि एंड हो गया। अगला हम अगले चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे वीडियो कल